हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पैट 2025 की प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 क्वेश्चन जीएस के सम्मिलित किए गए हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है आपके पैट 2025 का जो न्यू पैटर्न सिलेबस पे उस पर आधारित होंगे, जिसके अंतर्गत राजनीति, इतिहास, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित सभी क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जो कि कंडक्ट कराया जाना है 6 से 7 सितंबर 2025 को, उसके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट पेपर का पहला क्वेश्चन। जून 2025 में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एल कैपिटन, फ्रंटियर, ईगल या फिर एरावत? तो देखिए, आंसर ध्यान से समझना है। आपकी जून में आपकी एक लिस्ट जारी की गई है 500 सुपर कंप्यूटर की, जिसमें बताया गया है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका एक, एल कैपिटन आपका दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। एल कैपिटन आपका जो सुपर कंप्यूटर है किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो ये आपका यूएसए का सुपर कंप्यूटर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। बात करते हैं इसकी स्पीड की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका हो सकता है कि डिटेल में पूछ लिया जाए। तो इसकी स्पीड है आपकी 1732 पेंटाफ्लॉप्स पर सेकेंड। क्या है आपकी? पेंटाफ्लॉप्स पर सेकेंड इसकी स्पीड है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो फ्रंटियर कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? तो ये भी आपका यूएसए का सुपर कंप्यूटर है, जिसे सेकंड रैंक प्रदान की गई है। ईगल आपका कहाँ का है? तो ईगल भी आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, जिसे 5th रैंक प्रदान की गई है। जबकि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत आपका भारत का सुपर कंप्यूटर है, जिसे कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 162वीं रैंक प्रदान की गई है भारत के सुपर कंप्यूटर को, एरावत को। एरावत कहाँ पर वर्किंग पोजीशन में है आपका? तो ये सीडेक पुणे में आपका ये वर्किंग पोजीशन में है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो एल कैपिटन है, लेकिन भारत के टर्न में आएगा तो वो एरावत है। और उसको कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 162। कहाँ पर वर्किंग कर रहा है ये? तो सीडेक पुणे में आपकी वर्किंग कर रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? अग्नाशय ग्रंथि, प्यूटेटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका दो, प्यूटेटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्रंथि का एक दूसरा नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम इसे हाइपोफाइसिस, क्या है आपका? हाइपोफाइसिस के नाम से भी इस ग्रंथि को हम जानते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। प्यूटेटरी ग्रंथि का बेसिकली वेट कितना होता है, क्योंकि आपसे पूछी जा सकती है। तो मात्र 0.6 ग्राम आपका वेट होता है प्यूटेटरी ग्रंथि का। कहाँ पर इंसान में पाई जाती है? तो ये आपके कपाल में पाई जाती है। बात करते हैं यकृत ग्रंथि की, तो ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्रंथि है। इस चीज़ को भी आप याद रखना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका दो, प्यूटेटरी ग्रंथि। मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? नाइजीरिया, कांगो, तंजानिया या फिर सूडान? तो देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेनिनजाइटिस के खिलाफ दुनिया का सबसे पहला कंट्री कौन बना है जिसने टीके का निर्माण किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका एक, नाइजीरिया देश ने आपके मेनिनजाइटिस का पहला टीकाकरण का निर्माण कर लिया है। बात करते हैं कि इस टीके का निर्माण किया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो इस टीके का जो नाम रखा गया है मेनिनजाइटिस टीके का, वो रखा गया है मैन 5CB। क्या नाम रखा गया है? मैन 5CB उस टीके का नाम है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। मेनिनजाइटिस को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रेन फीवर। क्या है आपका नाम?
ब्रेन फीवर के नाम से भी इस बीमारी को हम जानते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहला देश कौन सा है, तो वो है आपका नाइजीरिया। नाइजीरिया कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका एक अफ्रीकन कंट्री है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने के लिए जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जॉर्ज मूलर, चार्ल्स वुड, जेम्स रेजले या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने के लिए किसे जिम्मेदारी सौंपी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, जॉर्ज मूलर को आपकी ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये भारत के पूरे को नक्शा बनाए। भारत का नक्शा बनाने का उद्देश्य क्या था, जिससे कि तो भारत का नक्शा बनाने का जो उद्देश्य था वो है आपका कि भारत की स्टडी करना, यानी प्रॉपर तरीके से स्टडी ऑफ इंडिया था कि गांव देहात जितने भी आपके भौतिक और राजनीतिक तरीके से चीज़ें हैं उनको भारत के बारे में पढ़ना, नक्शा के बारे में पढ़ना, जिससे कि वो चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई कर पाएँ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत की भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ में जुड़ी हुई हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जो सीमा है, कौन सी सीमा है आपकी? बॉर्डर रेखा है, यानी भूमि सीमा है, कितने देशों के से जुड़ी हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, आपका 7 देशों से आपकी जुड़ी हुई है। अब 7 देश कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर इनकी कंडीशन है वो भी आपको समझना है। तो देखिए एक भारत का रफली मैं आपका मैप बना लेता हूँ जिससे कि चीज़ें और आसान हो जाएं। अब देखना यहाँ पर ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, ये आपकी डायरेक्शन ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, ये आपकी नॉर्थ और ये आपकी हो जाएगी साउथ। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ वेस्ट में आपका पाकिस्तान स्थित है, यहाँ पर आपका अफ़गानिस्तान स्थित है, इसके आपका यहाँ पर नेपाल स्थित है और नेपाल के नॉर्थ में ही आपका चाइना आपका स्थित है। सिक्किम के बगल में आपका भूटान हो जाएगा और आपके नॉर्थ में जाके क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। इसके बगल में यहाँ पर आपके बांग्लादेश हो जाएगा। अगर आप काउंटिंग करेंगे देखिए बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, टोटल कितने कंट्री हैं? तो आपके 7 कंट्रियों से भूमि सीमा रेखा बनाता है आपका इंडिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? लोकटक झील, वुलर झील, लोनार झील या फिर चिल्का झील? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, भारत की एकमात्र ऐसी झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। लोनार झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में आपकी स्थित है। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। तो लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो ये मीठे पानी की झील है आपकी और ये आपके मणिपुर में स्थित है। ध्यान रखिएगा सॉफ्ट वाटर इसमें पाया जाता है। लोकटक झील को हम जीवन रेखा ऑफ मणिपुर कहते हैं। वुलर झील कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके मीठे पानी की झील है और ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में आपकी स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये किस प्रकार की झील है? तो ये आपकी एक लेगून झील है। कौन से पानी पाया जाता है इसमें? तो आपका हार्ड वाटर आपका यहाँ पर पाया जाता है, अर्थात सॉल्टी वाटर पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोनार झील का निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या हैं? डिफेंस सिस्टम, सुपरफास्ट कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कल्पना 3201 क्या है आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर हैं। क्या हैं आपके? माइक्रो प्रोसेसर हैं जिनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है आपके इसरो के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3।
वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब शुरू हुआ था? 1980, 1985, 1965, 1990। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होने की बात की जा रही है। कब से शुरू हुआ था? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1980 में ओजोन का स्तर कम होना प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी आपकी? स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी पाई जाती है ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, जिसकी लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ये हमारी किससे प्रोटेक्ट करती है? तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है आपके यूवी रेज से। किस रेज से? अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं आपकी सूर्य से आती हैं, उनको ये अवशोषित करके हमें प्रोटेक्ट करती है। ये चीज़ को भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं कि प्रत्येक 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, 1980। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र, राजगीर, कश्मीर या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, पाटलिपुत्र, राजगीर, कश्मीर, तीनों जगह पर आपके बौद्ध संगति का स्थापना की गई थी या बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसे हम आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं। राजगीर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका एक नालंदा जिला पड़ता है बिहार में, उसकी एक तहसील है, ये भी आपको याद रखना है। कश्मीर आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में है। इन तीनों जगह पर आपकी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसके अलावा भी एक चौथी बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था, वो किया गया था आपके वैशाली जिले में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। टोटल 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था आपके अलग अलग समय पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, प्लासी, पानीपत या फिर चौसा। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहाँ से ही आपकी भारत में अंग्रेजों की बढ़त स्टार्ट हो गई थी। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला कौन था? तो सिराजुद्दौला आपका नवाब ऑफ बंगाल था। क्या है आपका? नवाब ऑफ बंगाल था। इसकी बढ़त किससे हुई थी? तो इसकी बढ़त हुई थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी से। कहाँ पर हुई थी? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। डेट आपकी मेंशन है, लर्न करना इम्पोर्टेंट है। इसे किसने हराया था? तो इसे हराया था आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। इसका नाम लर्न करना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था आपके रॉबर्ट क्लाइव ने। जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनको समझ लीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। पानीपत में आपके 3 लड़ाइयाँ हुई, जिसमें से आपकी फर्स्ट लड़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है 1526 की। चौसा की लड़ाई की बात करें तो चौसा की लड़ाई हुई थी आपकी 1540 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इनमें से क्या है, सही है या फिर गलत है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। जूनागढ़ का किला कर्नाटक, मेहरानगढ़ का किला राजस्थान, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा गलत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, जूनागढ़ का किला आपका कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित नहीं है। जूनागढ़ आपका गुजरात में स्थित है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, जूनागढ़ का किला कर्नाटक में ना होकर गुजरात में है।
सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, रुद्रदमन प्रथम, समुद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है। शासन काल पूछा गया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हेरफेर लैंग्वेज आपको समझना इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली अगर ये पूछा जाता कि किसने निर्माण कराया था तो आंसर उसका बदल जाएगा। शासन काल आपका पूछा गया है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। अब सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो ये आपके गुजरात राज्य में हुआ है। किसके द्वारा कराया गया था? तो ये रुद्रदमन के द्वारा कराया गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके प्रमाण कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके प्रमाण पाए जाते हैं आपके जूनागढ़ के अभिलेख में। कहाँ पाए जाते हैं? आपके जूनागढ़ के अभिलेख में इसके प्रमाण पाए जाते हैं। इसी से आपका ये संबंधित है। क्वेश्चन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। कारकोटक वंश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था? आसाम, बंगाल, कश्मीर या फिर आगरा। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, कारकोटक वंश की बात की जा रही है कि किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये कश्मीर क्षेत्र में आपका राजवंश था, आपका कारकोटक राजवंश। इसका इतिहास कहाँ पर पाया जाता है? तो इतिहास आप सभी को पता है कि एक पुस्तक है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में आपका इसका इतिहास वर्णन किया गया है, जो कि लिखी गई है आपके कल्हड़ के द्वारा। ये बुक इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया था? सिकंदर लोदी, अकबर, शाहजहां या फिर शेरशाह। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण की बात की जा रही है, किसने कराया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, इसका निर्माण आपके अकबर के द्वारा कराया गया है। बात कर लेते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर एक मुगल शासक था आपका। इसका शासन कब से कब तक रहा था? तो इसका शासन आपका 1556 से लेकर 1605 तक इनका शासनकाल रहा है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना ही रखना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी का अकबर ने। बात कर लेते हैं आगरा की। तो सिकंदर लोदी ने आपके आगरा की स्थापना की थी 1504 में। किसकी स्थापना की है? आगरा की स्थापना की है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा आपका स्थित है यमुना नदी के किनारे पर। और यमुना नदी के किनारे पर ही एक आपकी फेमस बिल्डिंग भी बनी हुई है, ताजमहल। तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया है? तो ये जब पूछा जाएगा तो ताजमहल का निर्माण कराया है आपके शाहजहां ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पूछा गया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अकबर। ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1751, 1781, 1791, 1799। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता मदरसा की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 1781 ईस्वी में कोलकाता मदरसा की स्थापना हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका नाम भी लर्न करना इम्पोर्टेंट है, इनके शासनकाल में ही आपकी स्थापना हुई है। अब बात कर लेते हैं और तिथियों की, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है। 1791 की एक घटना को भी आपको याद रखना है, क्योंकि 1751 में अंग्रेज़ों के द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। किस कॉलेज की स्थापना की गई है? संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये स्थापना की गई थी आपकी बनारस में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई है आपके जोनाथन डंकन के द्वारा। किन के द्वारा की गई है? आपकी जोनाथन डंकन के द्वारा
की गई है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च करने की योजनाएं हैं? 2026, 2028, 2030, 2032। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है चंद्रयान 4 की कब तक लॉन्च करने की योजनाएं हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 2028 तक चंद्रयान 4 की लॉन्च करने की योजनाएं हैं। भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा आपके चंद्रयान मिशन की एक सीरीज है जिसमें आपका 1, 2 और 3 दोनों ही सफलतापूर्वक तीनों ही सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं आपके चंद्रयान मिशन 4 की। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, एम है आपका। तो उद्देश्य है आपके चंद्रमा पर जाकर वहाँ की सोइल लेकर आना, मिट्टी को लेकर आना है पृथ्वी पर, जिससे कि उसकी क्या की जा सके, ऑब्जर्वेशन किया जा सके, उसके बारे में स्टडी की जा सके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। फीफा विश्व कप 2034 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, सऊदी अरब या फिर स्पेन। तो देखिए आपका फीफा विश्व कप 2034 की बात की जा रही है जिसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं फीफा विश्व कप 2034 या फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो ये वर्ल्ड कप किस खेल से रिलेटेड है? तो ये आपका फुटबॉल से आपका रिलेटेड है, जो कि प्रत्येक 4 साल बाद किया जाता है। जबकि आपका 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो 2022 में आयोजन किया गया था आपके कतर में। 2000 इसके बाद आपका 26 आता है और 2030 आएगा। और जबकि आपसे पूछा गया है कि 2034 में आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा 2034 का आयोजन अरब में, जबकि 26 और 30 में आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एडिशन भी आपको लर्न करना ही करना है, एडिशन बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि इनका आयोजन कहाँ पर किया जाना है। तो आपका 2026 में जो आयोजन किया जाना है संयुक्त रूप से कनाडा, यूएसए और मैक्सिको तीनों देश मिलकर इसका आयोजन करेंगे। जबकि आपका 2030 में आयोजन कहाँ पे किया जाना है? तो 2030 में आयोजन किया जाना है आपका मोरक्को में प्लस पुर्तगाल में, यहाँ पे भी आपके 3 देश मिलकर इसको करेंगे, और स्पेन में। बात करते हैं एडिशंस की। तो आपका 2022 में जो कतर में आपका खेला गया था फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसका एडिशन कौन सा था? तो उसका एडिशन था आपका 22 एडिशन था, ध्यान रखिएगा। 26 में खेला जाएगा 23वां एडिशन, 30 में खेला जाएगा 24वां एडिशन और 34 में खेला जाएगा आपके 25वां एडिशन, जिसका आयोजन सऊदी अरब में किया जाना है। सभी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सही आंसर होगा 3। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मीराबाई चानू, सविता पुनिया, मोहसिन नकवी, कामी रीता शेरपा। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है आपका बॉक्सिंग से। जबकि सविता पुनिया का संबंध किससे है? तो ये आपकी एक रेसलर हैं। मोहसिन नकवी आपके पाकिस्तान के। कामी रीता शेरपा कौन है? तो ये आपकी माउंटेन जो चढ़ने वाली हैं, माउंटेनियर हैं। क्या है आपकी? माउंटेनियर हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो है आपके मीराबाई चानू, बॉक्सिंग से संबंधित है और ये आपके मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 9th आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 9th आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है?
इसका आयोजन पाकिस्तान और दुबई में किया गया। 2024 की विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका रही। जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। उपरोक्त में से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। 2024 की विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका ना रहकर कौन सी टीम रही है आपकी? इंडिया टीम रही है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है। एडिशन कौन सा है? तो एडिशन आपका 9th एडिशन है 2024 का, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको लर्न करनी है क्योंकि यहाँ से ये आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। विनर कौन है? तो विनर रहा है आपका इंडिया। रनर अप कौन सी टीम रही थी? तो रनर अप रही है आपकी साउथ अफ्रीका, जिसे हम दक्षिण अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन पाकिस्तान और दुबई में किया गया था क्योंकि भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं गया था। भारत के जितने भी मैच थे वो कहाँ पर हुए थे? तो वो हुए थे आपके दुबई में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। 11 रूल्स फॉर लाइफ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? चेतन भगत, मुनव्वर राणा, सलमान रुश्दी या फिर अरविंद चतुर्वेदी। तो देखिए यहाँ पर एक पुस्तक का नाम दिया गया है 11 रूल्स फॉर द लाइफ। इसमें पूछा गया है कि ये किसके द्वारा आपकी पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है क्योंकि जब आप इस तरह का सिलेबस देखते हैं तो आपके 10 पॉइंट है उसमें सिलेबस वाइज, तो वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। 11 रूल्स ऑफ द लाइफ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आपकी 11 रूल्स फॉर लाइफ। अब अदर ऑप्शन भी देख लीजिए क्योंकि ये भी आपके 2025 से इन्होंने भी आपकी पुस्तक लिखी है। मुनव्वर राणा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनके द्वारा लिखी गई है आपकी सहदावा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मुनव्वर राणा की आपकी डेथ हो चुकी है, इसलिए आपकी इम्पोर्टेंट है। सलमान रुश्दी अक्सर कर इनका नाम आप सुनते ही हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं आपके। सलमान रुश्दी के द्वारा इसकी 2025 या 24 में आपकी एक पुस्तक लॉन्च हुई थी, नाइफ। कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लॉन्च की गई है आपकी? नाइफ पुस्तक लॉन्च की गई है जिसमें इन पर अटैक किया गया था, मर्डर अटैक किया गया था इनके ऊपर, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अरविंद चतुर्वेदी के द्वारा भी पुस्तक लिखी गई है, उसे भी आप देख लीजिए। मोदी का बनारस, क्या है आपका? मोदी का बनारस नामक पुस्तक लिखी गई है अरविंद चतुर्वेदी के द्वारा। चारों ही पुस्तक आपकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी की सभी 2025 की पुस्तक हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। द सर्कल ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर देखिए इंग्लिश की पुस्तक है, यहाँ पे का नहीं आएगा, शब्द क्या आएगा? ऑफ आएगा। द सर्कल ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति, ट्विंकल खन्ना, हुमा कुरैशी, सादिया फारूकी। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है द सर्कल ऑफ लाइफ पुस्तक किसके बारे में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, सुधा मूर्ति जी के द्वारा द सर्कल ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी गई है। अब सुधा मूर्ति आपकी अक्सर करके चर्चा में रहती हैं क्योंकि इन्फोसिस के जो संस्थापक हैं आपके, कौन है? इन्फोसिस के संस्थापक आपके नारायण मूर्ति जी की पत्नी है। ये क्या है आपकी? नारायण मूर्ति जी की आपकी पत्नी है और इनके ही आपके जो दामाद हैं, कौन है आपके जो दामाद हैं? ऋषि सुनक, वो आपके यूके के पीएम रह चुके हैं, इसलिए अक्सर करके ये ज़्यादा चर्चा में बनी हुई हैं। बात करते हैं ट्विंकल खन्ना की। ट्विंकल खन्ना आपकी एक अभिनेत्री हैं जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है वेलकम टू पैराडाइज। क्या लिखी गई है? वेलकम टू पैराडाइज इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। क्योंकि आपकी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, अक्षय कुमार की पत्नी है, इसलिए इन्हें भी आपको लर्न करना है। दूसरी आपकी हुमा कुरैशी हैं, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है, ये भी आपकी अभिनेत्री हैं। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है आपकी जीवा द एक्सीडेंटल सुपर हीरो। क्या है आपका? एन एक्सीडेंटल
सुपर हीरो, यानी आपकी इसमें एक सुपर ह्यूमन की बात की गई है। सादिया फारूकी भी आपके राइटर हैं, इनकी भी एक पुस्तक आई है 2025 में, उनको भी आपको लर्न करना है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके द्वारा लिखी गई है द पार्टीशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्या लिखी गई? द पार्टीशन प्रोजेक्ट। इम्पोर्टेंट सभी पुस्तकें ध्यान रखिएगा। पार्टीशन ऑफ प्रोजेक्ट इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपके द सर्कल ऑफ लाइफ के राइटर कौन है? सुधा मूर्ति हैं। और आपको जो अलग अलग ऑप्शंस मैंने आपको बताई हैं उनको भी लर्न करना है, क्योंकि 2025 की सभी फेमस पुस्तकें हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल राजस्थान में स्थित है? पुष्कर, ऋषिकेश, राजकोट या फिर हरिद्वार? तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल राजस्थान में स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, पुष्कर जो धार्मिक स्थल है आपका राजस्थान में स्थित है। पुष्कर एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई है और उनको पूजा जाता है। ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मदेव की पूजा की जाती है। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए, ऋषिकेश कहाँ पर स्थित है? तो ऋषिकेश आपका उत्तराखंड में स्थित है, भगवान महादेव से संबंधित आपका तीर्थ स्थल है। राजकोट कहाँ पर है? यहाँ पे कोई भी आपका फेमस नहीं है। हरिद्वार देख लीजिए, ये भी आपका उत्तराखंड है। हरिद्वार में आपके प्रत्येक 12 वर्ष बाद आपका क्या लगता है? तो ये लगता है आपका महाकुंभ का मेला, यहाँ भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। हरिद्वार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गंगा नदी के किनारे पर आपका स्थित है। गंगा नदी यहीं से आपके मैदानी एरिया में एंट्री करती है। क्वेश्चन में पूछा गया था आपका धार्मिक स्थल राजस्थान में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। गंगा का निकला मैदान, निकला मैदान नहीं है, यहाँ पे निचला मैदान होगा। क्या है आपका? निचला मैदान। गंगा का निचला मैदान भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर भूटान? तो देखिए निचला मैदान की बात की जा रही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। इसका विस्तृत वर्णन कहाँ तक है? आपका बांग्लादेश तक ये फैला हुआ है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं गंगा की नदी के बारे में। तो इस गंगा नदी का आपका इस तरह से आपकी फ्लो करती है, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो उत्तराखंड में आपका उद्गम हुआ है। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, उसके बाद आपकी बिहार है, बिहार के बाद आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका वेस्ट बंगाल, यानी 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी गंगा नदी। उसके बाद में कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में आपकी चली जाती है। इसलिए क्वेश्चन में कहा भी गया है कि कौन से पड़ोसी देश तक विस्तृत है इसका मैदान? तो बांग्लादेश तक आपके इसका मैदान आपका विस्तृत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1991, 1994, 1992, 1993? तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष आपका किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 1992 में आपका अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आपका जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना। क्या था? आपका जलवायु परिवर्तन पर आपका चर्चा करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1971, 1992, 1973, 1972? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में से लागू किया गया है। वन्यजीव संरक्षण की बात की जा रही है, यहाँ पर छोटे छोटे और पॉइंट देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके। तो यहाँ पर आपके इसका जो संबंध है वो किससे संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 253 से आपका संबंधित है। उसके थ्रू आपका 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आपको लर्न करना है। क्या करना है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था वो भी आपको लर्न रहना चाहिए।
क्योंकि वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो आपका सही है 1986। अब पर्यावरण संरक्षण की देखभाल करने के लिए आपकी एनजीटी की स्थापना की गई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। उसकी स्थापना कब की गई है? तो एनजीटी की स्थापना की गई है 2010 में। प्रत्येक आपका 3 मार्च के दिन हम वन्यजीव संरक्षण दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, हुबली, कोयम्बटूर या फिर कांडला? तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो कौन सा होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मुंबई। मुंबई कहाँ पर है आपका? तो मुंबई शहर है आपका महाराष्ट्र में ये स्थित है। बात करते हैं अदर बंदरगाह की, तो हुबली कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कोलकाता में स्थित है आपका, अर्थात वेस्ट बंगाल में। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तो ये आपके तमिलनाडु का है आपका। कांडला कहाँ पर है? तो कांडला है आपके गुजरात राज्य का। इनको भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितने लीटर आवश्यकता होती है? 85 लीटर, 55 लीटर, 65 लीटर या फिर 75 लीटर? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कितने पेयजल आपूर्ति की लीटर की आवश्यकता होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 55 लीटर की आवश्यकता होती है प्रत्येक व्यक्ति को। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपकी 2019 को। इसका उद्देश्य था कि 2022 तक आपके टैप वाटर सभी को प्रदान करना है। क्या है आपका? हर घर तक नल से जल आपका पहुंचाना है। लेकिन इनका उद्देश्य आपका टाइम टाइम पर इसको पूर्ति नहीं की गई और ये बदलता गया। 2000 आपका 22 से ये 24 किया गया, 24 से आपका 26 किया गया और अब फाइनली आपका 2028 कर दिया गया है। तो 2028 को आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत की सर्वोच्च शिखर है? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या फिर अमरकंटक? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो गुरु शिखर चोटी है आपकी, वो सबसे ऊंची चोटी किसकी है? इम्पोर्टेंट है आपका। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रृंखला की है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? गुरु शिखर। गुरु शिखर की आपकी हाइट कितनी है? तो ये हाइट है आपकी 1722 मीटर की इसकी हाइट है। कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके राजस्थान में। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हड़ौती का पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हड़ौती का पठार कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है बीपीओ में, ध्यान रखिएगा। जब आपकी वीडियो एग्ज़ाम 2022 का री एग्ज़ाम हुआ था 2018 वाला, तो ये आपका 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा जा चुका है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, हड़ौती का पठार आपका स्थित है राजस्थान में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीका वन, अल्पाइन वन, सुंदरवन का डेल्टा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुंदरवन का डेल्टा में पाया जाने वाला मैंग्रोव वन। अब सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके इंडिया में। किन दो नदियों के प्रसार से बनता है ये? तो ये बनता है आपका गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के प्रसार से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3।
विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 21 मार्च या फिर 27 मार्च? तो देखिए यहाँ पर आपसे किसकी बात की गई है कि विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। प्रत्येक 22 मार्च को हम विश्व गौरैया दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। तो यहाँ पर जैसे आपका 20 मार्च दे रखा है, 21 मार्च दे रखा है, 27 मार्च दे रखा है, इनको हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो आपके 27 मार्च को करते हैं विश्व रंगमंच दिवस। क्या है आपका? विश्व रंगमंच दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 27 मार्च को। 21 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व कविता दिवस। क्या है आपका? विश्व कविता दिवस या फिर विश्व ग्लेशियर दिवस। तो ग्लेशियर्स दिवस लर्न कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड ग्लेशियर्स डे। इसी क्रम में आपका 20 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है आपका इंटरनेशनल हैप्पी डे। क्या है आपका? इंटरनेशनल हैप्पी डे सेलिब्रेट करते हैं 20 मार्च को, इंटरनेशनल हैप्पी डे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, राष्ट्रीय पर्वत दिवस 21 दिसंबर, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर या फिर विश्व पर्यटन दिवस 25 सितंबर? तो यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि इनमें से आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। प्रत्येक एक साल के आपको दिवस लर्न होने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का टॉपिक जो एक नंबर का आना है वो यहीं से आपका आएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। विश्व पर्यटन दिवस आपका 25 सितंबर को सेलिब्रेट ना करके कब किया जाता है? 27 सितंबर को आपका किया जाता है। बात कर लेते हैं 2024 में इसकी थीम क्या है? तो थीम है आपकी टूरिज्म और पीस। क्या है आपकी? टूरिज्म एंड पीस इस 2024 की इसकी थीम है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट शक्तियाँ? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कौन से में आपका शामिल किया गया है? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आपके पॉलिटी से प्रत्येक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। ये आपका राज्य सूची का विषय है। अब बात करते हैं कि ये आपकी जो 3 सूचियाँ दे रखी हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कहाँ पर वर्णित की गई हैं? इम्पोर्टेंट है आपका। तो इनको जो वर्णित किया गया है वो अनुसूची 8 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुसूची 7 में इनका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं राज्य सूची में टोटल कितनी आपकी हाल में कितने सब्जेक्ट हैं? तो पहले आपके 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब कर दिए हैं ओनली 61 सब्जेक्ट। इनको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल, न्यायपालिका, जनता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। कार्यपालिका आपके विधानमंडल के प्रति आपकी उत्तरदायी होती है, क्योंकि जैसे ही आपकी विधानमंडल विधान बनाएगी उसके तहत ही आपकी कार्यपालिका आपके वर्क करती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 होगा, विधानमंडल। अब बात करते हैं सरकार की। तो क्योंकि सरकार के आपके 3 अंग माने जाते हैं, कौन कौन से हैं आपके? तो लर्न करना है। तो एक तो हो गया आपका कार्यपालिका, दूसरी हो गई आपकी विधायिका। हम विधायिका को ही यहाँ पे विधानमंडल कह रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तीसरा क्या है आपकी? न्यायपालिका। तो जब आपकी विधानमंडल आपकी विधान बनाती है, उसके थ्रू ही आपकी कार्यपालिका वर्क करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के प्रमुख या फिर लोकसभा स्पीकर। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब ये बात कहाँ पर कही गई है, इम्पोर्टेंट ये है आपका, तो ये बात कही गई है आपकी आर्टिकल नंबर 53 में। किस में कही गई है? आपके आर्टिकल नंबर 53 में कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि कार्यपालिका उसके अंतर्गत निहित होगी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी के बारे में। तो वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय हैं आपके द्रौपदी मुर्मू। महिला राष्ट्रपति हैं भारत की, ध्यान रखिएगा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति महोदय जी के बारे में? एजिबिलिटी कौन कौन सी होनी चाहिए? तो इनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम एज बनने के लिए राष्ट्रपति। भारत का नागरिक होना इम्पोर्टेंट है आपका, तो ये फैक्ट भी इनके बारे में लर्न कर लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर गुजरात। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात के समझ लीजिए आप। किस राज्य में विधान परिषद है आपकी? तो पहले आंसर देख लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक राज्य में आपकी विधान परिषद है। अब बात करते हैं विधान परिषद एक्चुअल में है क्या। तो राज्यों में राज्य सरकार होती है, जो राज्य विधानमंडल होता है उसके 3 भाग होते हैं। क्या क्या भाग होते हैं आपके विधानमंडल के? 3 भाग होते हैं आपके राज्यों में विधानमंडल के, जिसमें आपकी विधानसभा होती है, दूसरे में आपकी विधान परिषद होती है, और तीसरा स्वयं पर क्या होता है आपका? राज्यपाल होता है। लेकिन भारत में कुछ लिमिटेड ही राज्यों में आपकी विधान परिषद पाई जाती है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद आपकी पाई जाती है। पहले 7 में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया है, तो आपके 6 राज्य आपके बचे हुए हैं। अब कौन कौन से राज्य बचे हुए हैं? तो आपका आंसर हो गया कर्नाटक। अब दूसरे भी देख लीजिए क्योंकि वो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपकी विधान परिषद पाई जाती है, बिहार में आपकी पाई जाती है, तेलंगाना में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और आपकी महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। और छठवां कौन सा बच गया आपका? कर्नाटक। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, गोवा या फिर पुडुचेरी। तो देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, गोवा आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि ये क्या है आपका एक स्टेट है, जिसकी राजधानी क्या है आपकी? पणजी राजधानी है। इसको भी आपको लर्न करना है। चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी आपके यूनियन टेरिटरी हैं। भारत में टोटल अभी कितने यूनियन टेरिटरी हैं? तो टोटल आपके 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें से 3 ये हो गए, चौथा आपका दिल्ली है, 5वां आपका जम्मू एंड कश्मीर है, 6वां आपका लद्दाख है, 7वां आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसको भी आपको याद रखना है। और एक कौन सा बच गया, तो आप उस चीज़ को भी देख लीजिएगा। तो वो है आपका दमन एंड दीव, उसको भी आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखना। तो कितने हो गए टोटल? तो टोटल हो गए आपके 8। इनमें से कौन सा नहीं होगा आंसर? सही होगा 3, गोवा आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन। तो देखिए कौन से संविधान संशोधन में आपके प्रस्तावना में समाजवादी शब्द आपका जोड़ा गया है। पहले तो आंसर देख लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द के साथ साथ और कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसमें एक शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, उनको भी आपको लर्न करना है। 3 शब्दों में आपका हेरफेर किया गया था। और तीसरा जोड़ा गया था आपका अखंडता।
तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही आपका परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। जबकि 44वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार बना दिया गया था आपके 44वें संविधान संशोधन में। 74वां संविधान संशोधन है आपके शहरी स्तर पर जो आपका निकाय होता है उससे संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन है आपके पंचायत से है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? जापान, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा प्रस्तावना आपकी अमेरिका से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, इसकी जो लैंग्वेज है वो ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल, दीपक कुमार शर्मा, मुकुट मणिराज या फिर सूर्यवाला। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। यहाँ पर एक चेंजिंग कर लेना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे प्रदान किया गया है। क्वेश्चन में क्या है आपका, हिंदी के लिए किसे प्रदान किया गया है, तो सही आंसर होगा आपका गगन गिल को। जबकि दीपक कुमार शर्मा को किसके लिए प्रदान किया गया है, तो इन्हें प्रदान किया गया था संस्कृत लैंग्वेज के लिए। मुकुट मणिराज को प्रदान किया गया है राजस्थानी भाषा के लिए। जबकि आपके जो आपके सूर्यवाला हैं इन्हें प्रदान किया गया है आपका व्यास सम्मान। क्या प्रदान किया गया है इन्हें? व्यास सम्मान 2024 इन्हें प्रदान किया गया है। इनको भी आपको लर्न करना है। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गगन गिल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जॉन मैनार्ड कीन्स या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आपके अर्थशास्त्र रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं तो वो आपके लिए ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो पहले देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। किस अर्थशास्त्री की आपकी पुस्तक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको किसके बारे में बात की गई है, तो इस पुस्तक में मानव कल्याण का अध्ययन के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? मानव कल्याण के बारे में बात की गई है। अदर ऑप्शन देख लीजिए जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? वेल्थ ऑफ नेशन। इनके द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई है मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है, कई एग्जाम में पहले भी आ चुकी है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई है आपकी एडम स्मिथ के द्वारा, और एडम स्मिथ को ही हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा पुस्तक लिखी गई है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। नई आर्थिक नीति को समानता विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नई आर्थिक नीति कब लाई गई थी, तो ये लाई गई है मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 में। किसके द्वारा लाई गई थी? मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये आर्थिक नीति लाई गई थी, जो कि आपके 2004 से 2024 तक 2014 तक आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन सी नीति या कौन सा मॉडल लेके आया गया था जिसके रूप में जानते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 एलपीजी मॉडल। अब एलपीजी का मॉडल का मतलब क्या है वो भी देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। क्या है आपका? ग्लोबलाइजेशन है, अर्थात आपका वैश्वीकरण करना। क्या है आपका? वैश्वीकरण करना अपनी अर्थव्यवस्था का। एलपीजी पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन करना,
यानी आपकी कौन सी नीति है, निजीकरण की नीति है आपकी। दूसरी आपकी लिबराइजेशन करना, उदारीकरण करना। तो ये नीति आपकी लाई गई थी मनमोहन सिंह जी के द्वारा 1991 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। गैर निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, शिक्षा, कृषि, बैंकिंग या फिर बीमा। तो देखिए यहाँ पर गैर निष्पादित संपत्ति शब्द किससे आपका संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये बैंकिंग से संबंधित है। आप बेसिकली इसको कैसे एनपीए के नाम से भी आप जानते होंगे। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसी संपत्ति जिसका कोई भी प्रयोग क्या है, हो नहीं रहा है। मान के चलिए संपत्ति परफॉर्म नहीं कर रही है। परफॉर्म का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति, मान के चलिए मैंने किसी को उधार दे दी और उसने समय पर आपकी क्या किया, वापस नहीं किया, और उसने ना उस पर कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो ऐसी संपत्ति को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1955, 1953, 1992, 1954। तो देखिए एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 1955 में आपकी एसबीआई की स्थापना हुई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्थापना दिवस इसका कब मनाते हैं, तो स्थापना दिवस होता है आपका 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात आरबीआई की कर लेते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई है आपकी 1 अप्रैल 1935 में। जबकि इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। आरबीआई का क्वेश्चन में पूछा गया था एसबीआई के बारे में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है, 200, 150, 100 या फिर 130। तो देखिए मनरेगा 2005 के अंतर्गत, पहले तो यहाँ पे जो 2005 है उसको चेंज कर लीजिएगा क्योंकि मनरेगा 2006 है। सॉरी, मतलब अंतर्गत तो ठीक है, इसकी स्थापना ही हुई थी, लेकिन लागू कब से हुआ था वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मनरेगा कब से लागू हुआ था, ध्यान से समझिएगा। इतिहास देख लीजिए मनरेगा का। तो कितने कार्य दिवस रोजगार गारंटी देता है, सही आंसर होगा पहले ऑप्शन नंबर 3, आपका 100 दिन के कार्य दिवस की गारंटी देता है। अब बात करते हैं मनरेगा के बारे में। तो मनरेगा का पहला नाम क्या था आपका, नरेगा था। क्या नाम था आपका, नरेगा नाम था। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी आपके नरेगा एक्ट के थ्रू। किसके थ्रू हुई थी आपकी, नरेगा एक्ट 2005 के थ्रू इसकी आपकी शुरुआत हुई थी। इतिहास को समझना कंपलसरी है। ये लागू कब से हुआ था आपका, तो ये लागू हुआ है आपका 2 फरवरी 2006 से। लेकिन 2009 में इसका क्या कर दिया गया, नाम परिवर्तन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम परिवर्तन करके महात्मा गांधी का नाम ऐड करके इसमें क्या कर दिया, मनरेगा इसका नाम कर दिया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन या प्रत्येक व्यक्ति को, एक परिवार से एक व्यक्ति को 100 दिन की गारंटी प्रदान की जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1991, 1996, 1986 या 1992। तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि उपभोक्ता अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब पारित किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। अब ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो क्या है, तो ये अधिनियम है आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। किनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, कंज्यूमर के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए इसको लेकर आया गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं। तो हाँ बिल्कुल चेंजेस हुए हैं। इसमें 2019 में आपका चेंजेस आपका हुआ है, संशोधन हुआ है।
उसके थ्रू ही आज के समय ये कार्य कर रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश का कुल मूल्य है। सभी सामान और सेवाओं, सभी अंतिम सामान और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती सामान और सेवाओं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जीडीपी एक विशेष वर्ष में क्या होती है, उत्पादित कुल सभी अंतिम सामान और सेवाओं का मूल्य होती है आपकी जीडीपी। जीडीपी आपकी एक्चुअल में क्या है तो वो भी देख लीजिए। जीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या है, किसी भी देश का मान है, ये आपका ये कह सकते हैं किसी भी देश का निर्धारित करने वाला मानक है। यानी देश का क्या है कि जीडीपी क्या होती है, तो ये मानक माना जाता है कि कौन सा देश हाई है, कौन सा देश लो है। तो अंतिम रूप से आपकी सेवाएं और सामान का प्राइस होता है आपका जीडीपी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है नीति आयोग की स्थापना की कब हुई थी, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। अब बात करते हैं नीति आयोग की हिस्ट्री की। तो इसको किसकी जगह रिप्लेस करके बनाया गया है, तो इसे बनाया गया है आपके प्लानिंग कमीशन के तहत। जो आपका योजना आयोग था उसकी जगह पर लेकर आया गया है आपका कौन, नीति आयोग या नीति कमीशन। स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को, जबकि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 1950 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो हेड होता है आपका जो भी वर्तमान में आपका प्रधानमंत्री है वो इसका आपका हेड माना जाता है। वर्तमान में कौन है, तो मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए डेयरी उद्योग क्षेत्र किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जो डेयरी क्षेत्र है आपका वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पशुपालन से आपका रिलेटेड है, इसलिए आपका इसका क्षेत्र जो डिफाइनिंग होता है वो प्राथमिक क्षेत्र होगा, जिसे हम प्राइमरी क्षेत्र भी कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपकी राजधानी दे रखी है, दूसरी तरफ आपके देश दे रखे हैं। इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक राजधानी हर बार आपकी आती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, मनीला फिलीपींस, जकार्ता इंडोनेशिया, वेलिंगटन जापान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, क्योंकि वेलिंगटन आपकी जापान की राजधानी ना होकर किसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की आपकी राजधानी है। तो और जापान की राजधानी क्या है फिर, तो जापान की राजधानी भी लर्न कर लीजिए, टोक्यो जापान की राजधानी है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वेलिंगटन आपकी न्यूजीलैंड की राजधानी है, ना कि जापान की। इस प्रकार आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन प्राप्त होता है आपके कमेंट से। अगर आपको कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपका संडे को अर्थात कल आपकी 500 प्लस करंट अफेयर्स की वीडियो आने वाली है, जिसके अंतर्गत आपके जनवरी से लेकर 20 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को हमने इन्वॉल्व किया है। सभी का जो पैटर्न बेस्ड है वो आपके पैट 2025 को ही हमने टारगेट उसके अंतर्गत किया है। जितने भी आपके स्टैटिकल क्वेश्चन हैं आपके भारत में पहली बार, गांव में पहली बार, पंचायत में पहली बार, इस तरह के सभी क्वेश्चनों को इन्वॉल्व किया गया है। अर्थात आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।